हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देख करके आप लोग समझ चुके होंगे कि कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई है मेरे साथ। ओके, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ है। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। 7 अगस्त को मेरा कंपटीशन था जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन किया हुआ था। लगभग 1 महीने तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। जस्ट बिफोर माय कंपटीशन मैंने 1 महीने तक कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं उन दिनों काफ़ी ज़्यादा बिजी था अपने एक्सरसाइज में। और मैंने अपनी पूरी जर्नी जो है वो रिकॉर्ड की हुई थी कि मैं आप लोगों को अपनी पूरी जर्नी दिखाऊंगा। मैं एक एक करके डाल सकता था, मेरे पास ये ऑप्शन था, बट मैंने सोचा कि मैंने कुछ जब अचीव ही नहीं किया है तो फिर मैं कैसे बताऊं कि मैंने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे पहुंचा। मतलब एक जर्नी होती है ना, मतलब फ्रॉम रोड टू स्टेज ऐसा करेंगे। तो वो मैंने सोचा कि मैं कंपटीशन के बाद ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो कंपटीशन के बाद, और हाँ, कंपटीशन में मेरा सिल्वर मेडल लगा था बिहार में और नेशनल में, और 4th प्लेस आई थी मेरी मेन फिजिक में बिहार में। ओके, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस 7 अगस्त के बाद मैंने अपनी एडिटिंग वगैरह शुरू कर दी थी, वीडियो वगैरह की, धीरे धीरे करके। और अपनी लाइफ में मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था, अपने मन का थोड़ा खा रहा था, पी रहा था। और आगे के कंपटीशन के लिए मैं अब थोड़ा प्रिपेयर हो रहा था कि मेरे को आगे कौन सा गेम खेलना है। तो उसके लिए कोचेज़ वगैरह को थोड़ा सा ढूंढ रहा था कि कोई अच्छा कोच मिल रहा है मुझे। यही सब रिसर्च वगैरह करने में लगा हुआ था मैं। इसके अलावा मेरे जॉब से रिलेटेड भी कुछ कुछ बातें थी जहाँ से मैं थोड़ा बिजी था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2 हफ्ते बाद मुझे अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ। तकरीबन 4 बजे शाम को। 4 बजे से पहले पहले सब कुछ अच्छा था, अच्छे से खाया पिया था मैंने, खड़ा होकर के खाना बनाया था मैंने घर में। मेरे घर में उस वक्त कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। मैंने खाना वाना बनाया। कुछ ही वक्त में मेरे अंकल आने वाले थे, लगभग 2-2:30 बजे। उसके बाद फिर वो आके चले गए। उसके बाद फिर मैंने खाना वाना खाया। 4 बजे मुझे थोड़ा सा पेन महसूस हुआ। 4 बजे पेन महसूस हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि ये पेन शायद गैस की वजह से है। उसके बाद मैंने क्या किया कि बस सो गया। मुझे लगा कि थोड़ा सा आराम कर लूँगा ना तो ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब वो पेन लगातार बढ़ते चला गया और बढ़ते 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 कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 10-11 बजे बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो चुका था। उसके बाद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया। वो डॉक्टर है और मेरे अंकल भी आ गए थे इवनिंग में, मतलब लगभग 6 बजे के आसपास। उसके बाद फिर हम तीनों गए, पास ही के किसी नर्सिंग होम में गए हम तीनों। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जा कर के उन लोगों ने मुझे थोड़ा पेन किलर दिया। ठीक है, उसके बाद ही, क्योंकि पता तो था नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और दर्द हो रहा था, तो इनिशियली मेरे को पेन किलर ही दिया गया। पहले पेन किलर से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा फिर से एक PCM में डाल के पेन किलर दिया गया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आया। तब तक लगभग रात के 12 बजे मेरे मम्मी पापा भी आ गए थे। वो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। उसके बाद वो लोग आए, हम लोग फिर मैं, मुस्कान, मम्मी पापा, हम लोग कार में मतलब वापस घर तक आए क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो गया था। हम लोग बाइक पे चले गए थे तीनों, सब लोग, पहले मैं, मुस्कान, अंकल। उसके बाद फिर पापा हम सब लोग आए। लगभग 12:30 बजे, 1 बजे के आसपास, नहीं मुझे लगता है 1 बजे के आसपास मैं घर पे आया। और उस वक्त मेरे को पेन नहीं हो रहा था, ठीक था क्योंकि पेन किलर लिया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 2 बजे से लेकर के नेक्स्ट डे मतलब 6 बजे तक मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगा। मुझे लगता है कि मैंने 8-10 बार बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग किया था। इनिशियली जो भी मैंने खाया था वो सब कुछ निकाल दिया, जो भी मैंने पानी पिया सब निकाल दिया, दवाई खाया सब निकाल दिया बाय वॉमिटिंग। और बहुत सारा मतलब वॉमिटिंग किया था मैंने। कई बार तो ऐसा होता है कुछ है ही नहीं फिर भी वॉमिटिंग का मतलब आ रहा है, मेरे को नोज़िया आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मैं, मुस्कान, पापा, हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने गए। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हो चुका है। यूजुअली हम लोगों ने पढ़ा है कि अपेंडिक्स जो है वो जब उसमें सूजन आ जाता है, जब वो इन्फ्लामेशन उसमें हो जाता है तो उसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। और उसका एक ही इलाज है कि उसको काट के बाहर निकाल दो, क्योंकि वो वैसे भी किसी काम का नहीं रहता अपेंडिक्स, तो उसे काट के निकाल दो। ये एक सॉल्यूशन है अगर ऐसा इश्यू हो रहा है तो आपको। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा है।
और उस वक्त जब मेरा वो रप्चर हो चुका था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मुस्कान मुझे नहीं बता रही थी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और आगे क्या होने वाला है। उसके बाद फिर जैसे ही अल्ट्रासाउंड हुआ, हाथ में रिपोर्ट आया, मैं मुस्कान और पापा हम लोग थोड़ा सा ढूंढने लगे अस्पताल। मुस्कान ने अपने सीनियर से पता किया, तो पता चला कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और जल्द से जल्द इसका इलाज चाहिए। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि एक अस्पताल है कंकड़बाग में, श्री साईं हॉस्पिटल। फिर मैं, मुस्कान, पापा सीधे वहीं गए और वहाँ पे जाकर के लगभग 2 बजे मुझे लगता है कि मैं 2 बजे वहाँ पे पहुँच गया। और उसके बाद फिर मैं लगभग 4 बजे ओटी के लिए रेडी होने वाला था, तो मेरे को ओटी में भेज दिया गया वहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं जैसे ही ऑपरेशन करके आया तो मैंने देखा कि यार मेरे बॉडी के हर जगह पे पाइप लगा हुआ है, मतलब मेरे को कैथेटर लगा हुआ है, ड्रेन पाइप लगा हुआ है। उसके बाद फिर मेरे नाक में भी वो ट्यूब लगा हुआ है, अभी नाम याद नहीं आ रहा उसका, और कैमरा लगा हुआ है, मास्क लगा हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मेरे पेट में पेन हो रहा था क्योंकि सर्जरी हुआ था, क्योंकि मेरे को लगभग 3 इंच का कट लगा है मेरे पेट में, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो ओपन हुआ था, लेप्रोस्कोपी नहीं हुआ था। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। 4-5 पेन किलर लेने के बाद जाकर के मैं थोड़ा सा ठीक हुआ। उसके बाद फिर मुझे आईसीयू से नेक्स्ट डे मेरे को शिफ्ट कर दिया गया वार्ड में मैं लगभग 12 दिन रहा वहाँ पे, नहीं मुझे लगता है 13 दिन रहा वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुआ। मेरे लिए हॉस्पिटल में जो सबसे बड़ा टास्क था वो ये था कि मैं बस खड़ा हो जाऊं और लेट जाऊं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि यार कहाँ मैं था और कहाँ मैं आ गया। मुझे 2-2 लोग लगते थे उठाने के लिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे सहारा लेना पड़ रहा है, उठने के लिए सिर्फ सहारा लेना पड़ रहा है। मेरे लिए सिर्फ यही एक टास्क था जो सबसे बड़ा था, उठना और लेटना। बैठना तो थोड़ा ठीक था, मतलब बैठना भी मतलब उतना पॉसिबल नहीं था सर्जरी के कारण, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इशू क्रिएट हो गया था आफ्टर सर्जरी। मेंटली भी मैं काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, करियर मेरा क्या होगा, कितने दिनों तक एक्सरसाइज क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज क्विट नहीं कर सकता, ठीक है। ये मेरी लाइफ का ये तीसरा डाउनफॉल है। पहला डाउनफॉल हुआ था जब मेरे को लोअर बैक की इंजरी हुई थी, दूसरा हुआ जब कोरोना आया था फर्स्ट वेव, और थर्ड ये हो गया। और इसके बाद फिर से मुझे खड़ा होना है अपने पैरों पे और वापस फिर से एक अच्छे स्टेज पे और एक बड़े स्टेज पे जा कर के मेडल लेके आना है, ठीक है। यही मेरा सपना है और ये पूरा करूँगा मैं। उसके बाद फिर मेडिसिन वगैरह लेने के बाद जा कर के मैं अब जाके थोड़ा ठीक हुआ हूँ। मुझे हॉस्पिटल में लगभग 14 से 15 दिन लग गए थे, क्योंकि जो मेरा अपेंडिक्स था वो रप्चर हो चुका था। रप्चर होने के कारण जो भी उसके अंदर जो भी सेक्रेशन था, पस था या फिर कोई भी फ्लूइड था, वो कहीं ना कहीं एक उसमें से एक उसका छोटा सा भाग जा करके मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में चिपक गया था, जिसकी वजह से एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया था मेरे स्टमक में, मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं जो भी खा रहा था विद वॉमिटिंग वो बाहर निकल जा रहा था। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मैं कुछ दिनों तक आईवी फ्लूइड पे रहूं, और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा जो है लिक्विड शुरू किया और उसके बाद सेमी सॉलिड। साथ ही साथ जो मेरा ड्रेनेज पाइप था उसमें लंबे समय तक लीकेज होता रहा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो भी है काफ़ी वेस्ट था उसमें। मेरे को ब्लड भी चढ़ा था 1 यूनिट, और उसके बाद फिर फाइनली सब कुछ खत्म हो गया, सारा बवाल। 15 दिन मैंने हॉस्पिटल में बिताया, देन फाइनली मैं घर पे आया। घर पे आ करके फिर मैंने अपना नॉर्मल डाइट वाइट शुरू किया, और 2 हफ्ते बाद अब मैं जाकर के थोड़ा ठीक हूँ और अब मैं जाके आपके सामने हूँ। एक डार्क फेज था मेरे लिए, मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान था मैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और ये था मेन चीज़। एक और चीज़ जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा पर्सनली। देखिए, शरीर के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसे जान पाना आज की डेट में मतलब हमें इतना ध्यान में नहीं रहता। हमें तब पता चलता है जब कोई हेल्थ इशू क्रिएट हो जाता है, तभी हम जाकर करके कोई भी जांच करवाते हैं। बट ये चीज़ मैंने पहले ही पढ़ा था, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ब्लड टेस्ट करवाओ, ठीक है। ब्लड टेस्ट करा के ही पता चलता है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप लोग अल्ट्रासाउंड भी कराओ। ब्लड टेस्ट में LFT, KFT, CBC,
थायराइड और फास्टिंग ग्लूकोज तो आप कराओ ही, ये ब्लड टेस्ट के अंदर आता है। इसके अलावा और भी कुछ पैकेजेस आते हैं, आप लोग ले सकते हो, कंपनी पे डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का है। उसके बाद फिर आप कराओ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। साल भर में एक बार ये दोनों चीज़ें कराओ, अल्ट्रासाउंड, होल एब्डोमेन और ब्लड टेस्ट। और अगर आप में से अगर कोई फीमेल है और ये वीडियो देख रही हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से कि वो लोग अल्ट्रासाउंड कराएं अपने पेल्विस का, क्योंकि कई सारे ऐसे गायनी ऑप्स के भी इश्यूज होते हैं फीमेल्स में, तो वो भी बढ़ जाता है एक समय के बाद। जब उनके पीरियड्स वगैरह मिस होते हैं तो ऐसा कुछ इश्यूज आ जाते हैं। ओके, तो वो लोग भी अपना करवाते रहे ताकि कम से कम हम आने वाले बीमारियों के लिए अपने आप को प्रिपेयर तो कर पाए, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर हॉस्पिटल में अगर किसी से डेट लेना हो डॉक्टर का, तो उसके लिए एटलीस्ट हम प्रिपेयर तो रह पाए ना, ठीक है, प्रिकॉशन तो ले पाए ना, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा है, ठीक है। अब मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मेरे पास पैसे नहीं होते इलाज कराने के तो मैं क्या होता, इलाज नहीं हो पाता सही समय पे और इन्फेक्शन पूरे मेरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फैल जाता और उसके बाद मेरी मौत पक्की थी। तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी था तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा हुआ, बट ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो साल भर में एक बार ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड तो प्लीज़ करवा ही लो, मिनिमम एक बार तो बिल्कुल करवाओ। मैं ये एडवाइस करता हूँ, ओके, अपनी तरफ से एडवाइस करता हूँ मैं। देखिए ब्लड टेस्ट में भी उतना नहीं लगता, लगभग 1500 रुपये तक लगते हैं, आराम से हो जाता है। जो भी मैंने टेस्टिस बताए 5-1500 के अंदर हो जाता है। अल्ट्रासाउंड में भी लगभग आपका 1000 से लेकर के 1500 के आसपास लगता होगा। साल भर में इतना पैसा अपने पे खर्च करना ये जानने के लिए कि आपको कोई बीमारी है या नहीं, लगभग 3000 रुपये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। तो एटलीस्ट आप ये करो, ये सबसे बड़ा एडवाइस है इस वीडियो का। और ऐसे ही मैं आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ आगे, और आज इसी वीडियो से मैं शुरू कर रहा हूँ, अपने फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना यूट्यूब का जर्नी आप लोगों के साथ। और कोशिश करूँगा मैं अपनी तरफ से कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव वीडियो लेके आ सकूँ आप लोगों के पास। ओके, अब मैं थोड़ा सा सोशली रिलेटेड भी बातें करूँगा, क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में ही कहा था कि हेल्थ इज़ अ कंप्लीट सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, ठीक है। तो अब थोड़ा सोशली से रिलेटेड बातें करेंगे, आगे हम इस बारे में बात करेंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा तो नहीं लगा होगा वैसे, जो भी है, अगर कुछ पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर इसमें कुछ इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ उसे शेयर कर देना। ओके, और कमेंट कर सकते हो, और आप में से अगर कोई भी चाहता है कि उसके सवालों के जवाब मिले तो मेरे को इंस्टाग्राम पे वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आप लोग डीएम कर दो, मैं उस पर अपना आप लोगों के लिए पूरा डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा पूरे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।